नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश को बड़ा झटका लगने वाला है और 1 महीने के भीतर पीएम मोदी टीवी पर आकर सफाई देंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में कोविड और नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पहले हाथ जोड़कर सामने आए थे वैसे ही फिर नजर आ सकते हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पर आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी की लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों और भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है जिसके सहारे हमारे वंचित लोग सामाजिक सोपानों की सीढ़ियां चढ़ करके समाज को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई ऊपर या नीचे ना हो बल्कि सबको एक धरातल पर समान अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी की महिला पार्षद उषा शंखवार ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें, उषा शंखवार ने कार्यालय परिसर में नाई को बुलाकर सिर मुंडवा लिया और रोते हुए पार्षद ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं और जनता रोज उन्हें कोस रही है, जबकि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। बड़ी खबर कानपुर से। आपको बता दें, कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ थर्माकोल बॉक्स में लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे हैं। निजी अस्पताल पर उन्होंने गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाई है। जवान का आरोप है कि गलत इंजेक्शन के कारण उनकी मां के हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन कर हाथ काटना पड़ा। कई दिनों तक शिकायत न सुने जाने पर जवान ने सीधे कमिश्नरेट ऑफिस पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सांस की दिक्कत थी साथी, तो मेरे मन में तो मैं यहाँ बुलाता हूँ। मैं आईटीबीपी में 32 होटल आईटीबीपी में कहाँ पे तैनात है? महाराजपुर में। तो वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ, तो उन्होंने ईसीजी किया, तो बोले इनको रेफर कर दें, ध्यान नहीं रखा। हाथ में कोई प्रॉब्लम? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, तब जा रहा था। तो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं रास्ते में। ट्रीटमेंट पहुँचते उनके शरीर ठंडे हो जाते हैं। मैं कृष्णा ले जा रहा हूँ पारस हॉस्पिटल, तो वो बोलते हैं सीरियस से वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन करवा लेते हैं। वाराणसी के शिवपुर में पंचकोशी यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वामी महामंडलेश्वर ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धर्मशालाओं के ताले बंद होने पर सख्त नाराजगी जताई है।
भीषण गर्मी के बीच लगाए गए अस्थायी टीन शेड में न ठंडे पानी की व्यवस्था है और न ही पंखे चालू मिल रहे हैं। मामले को गंभीर बताते हुए स्वामी महामंडलेश्वर ने जिलाधिकारी से शिकायत कर तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मेरा नाम नागेंद्र गिरी है, हम यहाँ के पुजारी हैं। पंचकोसी यात्रा का शुरुआत भगवान राम जब रावण को वध किए थे, रावण वध हुआ था, तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तो रावण वध के बाद अपने नगरी अयोध्या जब आए भगवान, तो उनके गुरुजनों ने कहा कि आप रावण का वध किए हैं, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। इस दोष से निवारण के लिए आप पंचक्रोशी यात्रा करें। तो भगवान राम अपने स्वजनों के साथ पंचक्रोशी यात्रा को पूर्ण किए। इस दोष से मुक्ति पाए, तभी से ये पंचक्रोशी यात्रा का आरंभ है। ये यात्रा किस मंदिर से शुभारंभ होता है और कहाँ पर खत्म होता है? ये यात्रा जो है मणिकर्णिका घाट से स्टार्ट होकर प्रथम पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कंदवा में प्रथम पड़ाव है, दूसरा भीमचंडी, तीसरा रामेश्वर, फिर शिवपुर आता है और लास्ट में हम आज गना चोलापुर वाराणसी परानीपट्टी से आए हैं। ये जो व्रत है अधिक मास में लगता है और इस व्रत को करने के लिए लोग दूर दूर से, काशी के लोग भी हैं, बनारस के, जौनपुर के सब लोग आया करते हैं यहाँ पे करने के लिए। तो इस व्रत का यही महत्व है कि इस व्रत को जो पार्वती जी हैं और जो सीता जी हैं उन्होंने सिर्फ इसको एक दिन में कर दिया था और लोगों के लिए 5 दिन के लिए बना दिया है। तो हम लोग सबसे पहले 80 मणिकर्णिका से नहाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग 80 घाट आते हैं। 80 घाट से हम लोग यहाँ आते हैं कंडेश्वर धाम, जो ये महादेव का मंदिर है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा जाते हैं भीमचंडी, फिर उसके बाद हम जाते हैं पाँचों वाला, फिर उसके बाद जाते हैं कपिल धारा और वहीं पे लास्ट हम लोग का संकल्प पूरा होता है। फिर उसी संकल्प को हम लोग लिए हुए मणिकर्णिका जाते हैं, लास्ट संकल्प अपना छोड़ते हैं और वहीं पे हम लोग का ये 5 बार आपको करना होता है जीवन में। आपकी कोई मान्यता है, कोई छोटे बच्चे किसी के नहीं हो रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है, तो तकलीफ है, तो आपको दूर हो जाएगा, आपका कैरियर और आपका अच्छा हो जाएगा। यही हम लोग का यहाँ पे। बदायूं में आधी रात नकाबपोश बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस्लाम नगर कस्बे में घर में घुसे 4 नकाबपोश बदमाश करीब 2 घंटे तक तांडव मचाते रहे और महिला व 1.5 साल के मासूम तक को नहीं बख्शा। विरोध करने पर गृह स्वामी समेत कई लोगों को बेरहमी से पीटा गया। बदमाश सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सब चोरों ने माल लिया है, मार के हमसे। कितने लोग थे घर में? 7 लोग। कितने लोग चोट लगी है? सब घर के लगी है, हमारे जितने जने हैं 6-7 जने हैं। क्या क्या ले गए? हम पे जितना सोना, चांदी, पैसा जी सब सब ले गए। नकदी कितनी थी? हैं? कितने रुपए कितने थे? 50,000 रुपये थे। किस तरह के कपड़े पहने थे? वो काले कपड़े पहने हैं, एक आध जने बनियान ले घर में ही आए, सब नंगे। क्या बजे की बात हुई? 2 बजे। पतले लड़का हैं, सब 20-20 साल के, 25-25 साल के हैं। क्या नाम है आपका? शाकिर अली। क्या मामला हुआ था? कैसे मामला कैसे हुआ? हम लोग सो रहे थे, करीब 3:50-55 मिनट पर हमारे पास पहुँचे। ये हमारा गेट खुलवाया, बोले शाकिर गेट खोलो जरा। मैंने क्या बात हो गई? बोले हमें सब लोगों को मारा पीटा और सब चोरी करके ले गए और सब हम लोग घायल हो गए, हमें पानी पिला दो गिलास। फिर हम लोग उठे, जल्दी गेट खोला, फटाफट गेट खोल के जब हम लोग यहाँ आए भाग के, तो देखा तो सब लोग रोबा पिटाई पड़ रही थी यहाँ बस। उसके बाद देखा सब में खून पड़े हुए थे और घर भी सब बिखरा पड़ा था इनका, सबके चोटें लगी हुई थी। फिर 112 को कॉल की, पुलिस आई। उसके बाद फिर थाना पुलिस आई, उसके बाद इन्हें रेफ़र कर दिया रुदानी CSC। उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया बदायूं। अब बदायूं के बाद वो बदायूं सब लोग, बाकी ये लोग घर पे हैं। दिनांक 20 मई को थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत कस्बे में एक घर में रात लगभग 1:30 बजे 4 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और इन लोगों के साथ मारपीट करते हुए 1.25 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी का सामान ले गए हैं। इस संदर्भ में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 टीमें गठित की गई हैं। CCTV फुटेज, सर्वेलांस आदि की मदद से शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
रायबरेली में अंतरजातीय बच्चा चोर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने रेलवे स्टेशन के पास से गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 बच्चों को सकुशल बरामद करने के साथ एक कार भी जब्त की है। मामले में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के नेटवर्क और अन्य कनेक्शन की जांच जारी है। देखिए, ये प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड एफआईआर है उसी के खुलासे से संबंधित है, जिसमें 13 मई को एक महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने 2 बच्चों को लेकर नोएडा से मध्य प्रदेश के लिए चली थी। जो रास्ते में लखनऊ से उसके पीछे में 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष जो कि पति पत्नी है, वो दोनों इसके पीछे लगे और रास्ते में इनसे दोस्ती करके इन लोगों को रायबरेली स्टेशन पर उतार लिया और उसके बाद खाना खिलाने के बहाने इस बच्चे को चोरी करके लेके यहाँ से फरार हो गए थे। इसी क्रम में एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद में जब आगे की तहकीकात हुई, टेक्निकल सर्विलांस और अन्य माध्यमों से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस बच्चे को रिकवर किया गया है और रिकवर करने के बाद जो है पूछताछ करने के क्रम में ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कुल 9 लोगों की अभी गिरफ्तारी है और पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि ये लोग संगठित तरीके से नवजात बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त का कार्य करते थे और ये छोटे क्लिनिक्स जो है बनाकर और गरीब व्यक्तियों को टारगेट करते थे और उससे लोकल अस्पतालों, गांवों तथा कस्बों में कार्य करने वाली आशा बहुओं तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे दंपतियों की जानकारी प्राप्त करते थे जिससे जिनको बच्चे की आवश्यकता होती थी और इस तरह से टारगेट करके या तो कहीं पे अवैध कहीं डिलीवरी हो रही है, कोई अनवांटेड बच्चा है, वैसे बच्चों का ये खरीद फरोख्त करा के वैसे दंपतियों को देते थे जिनको बहुत सालों से बच्चा नहीं होता था और उनको बच्चे की चाह रहती थी। तो ये पूरे इस नेक्सस का पर्दाफाश किया गया और इसमें कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें सबका एक अलग अलग रोल है। जो राम कुमार दास और रेशमा दास हैं, ये दोनों अररिया के रहने वाले थे जिन्होंने यहाँ से किडनैपिंग की थी, बच्चे की चोरी की थी यहाँ से रायबरेली रेलवे स्टेशन से। और उसी क्रम में आगे एक सुमित नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया है जो कि कंपाउंडर का कार्य करता है और इसमें मेन किंगपिन अभी तक वही प्रकाश में आया है, वो और एक किरणजीत कौर करके महिला है। ये 2 मुख्य रूप से प्रकाश में आया है। इसमें आगे के भी लिंक्स मिले हैं, आगे की भी तहकीकात की जा रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए और भी अन्य जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अभी इनको जेल भेजकर आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। भिनगा कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने जंगल में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हुए हैं जबकि 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, पिस्टल, कारतूस व असला बनाने के उपकरण, 4 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। दिनांक 19/20 मई 2026 की रात्रि को थाना भिनगा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना भिनगा स्थित जंगल में अंटा टेराहे पर कुछ व्यक्ति अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इस सूचना पर जब थाने की टीम उक्त जगह पर पहुंची तो 4-5 व्यक्तियों द्वारा कुछ अवैध गतिविधियां की जा रही थी। जब दूर से पुलिस द्वारा उनको रोका गया तो रोकने की बजाय उक्त अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक अभियुक्त के गोली लगी जिसको घायल अवस्था में उपचार के लिए सीएचसी भर्ती करवाया गया। एक अन्य अभियुक्त जो कि भाग रहा था, उसके भागने के क्रम में चोट आई है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार से कुल 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जब मौके पर पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो स्पष्ट हुआ कि उक्त व्यक्ति अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री के कार्य में संलिप्त हैं। उक्त व्यक्तियों के पास से मौके से एक देसी पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 2 निर्मित तमंचे 315 बोर व 32 बोर, 2 अर्धनिर्मित तमंचे 315 बोर, 1 अदद अर्धनिर्मित बंदूक 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस 32 बोर, 17 छोटे बड़े लोहे के नाल, 1 मशीन व तमंचा बनाने के विभिन्न उपकरण मौके से बरामद किए गए। घटना में प्रयुक्त 4 अभियुक्तों से 4 मोबाइल, 2 अदद मोटरसाइकिल एवं तमंचा खरीद बिक्री के लगभग 4000 रुपये बरामद किए गए। कुल जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। पहला साबिर अली उर्फ डंगे पुत्र बरसात निवासी भिनगा जनपद श्रावस्ती। दूसरा बाउर पुत्र रुस्तम निवासी भिनगा श्रावस्ती। तीसरा अभियुक्त है कासिम
निवासी भिनगा जनपद श्रावस्ती। चौथा अभियुक्त है छतर बहादुर कार्की निवासी जिला बर्दिया नेपाल राष्ट्र। उक्त अभियुक्तों जिनमें से साबर अली, इसके विरुद्ध 5 मुकदमे मारपीट, धोखाधड़ी, गुंडा एवं धमकाने के मुकदमे थाने पर भिनगा पर पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कासिम पर इसी प्रकार के मारपीट के, जान से मारने की नीयत से फायर करने के, पॉक्सो एक्ट के, गुंडा के विभिन्न प्रकार के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उसमें थाना भिनगा, एसओजी की टीम व सर्विलांस की टीम द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की गई है और इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कानपुर पुलिस की पूर्वी जोन सर्विलांस टीम ने विरोध अभियान चलाकर 22 लाख रुपए कीमत के 111 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस ने तकनीकी सहायता और सर्विलांस के जरिए अंतर जनपदीय स्तर पर मोबाइल रिकवर किए। नागरिकों से मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करने की अपील की है। देखिए, कानपुर कमिश्नरेट में इस जोन में आज कुल 111 फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख है, आज जो इनके ओनर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये जितने भी फ़ोन थे इसकी शिकायत या तो CR पोर्टल पे इनके द्वारा की गई थी या फिर यूपी कॉप ऐप पे अपना मिसिंग या लॉस्ट मोबाइल के संबंध में इनकी जानकारी दी गई थी, जिसपे हमारी सर्विलांस टीम ने इस पर पूरा वर्क करके ये सारे मोबाइल बरामद किए हैं और आज इन सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी मिला है जिसका फ़ोन 3 बार मिस हुआ है और वो आज की इस PC में भी मौजूद था और हमने उससे पूछा कि भाई ये बार बार कैसे उसका ये फ़ोन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसको खुद की मंशा है कि वो फ़ोन चेंज कर ले, लेकिन पुलिस बार बार बरामद करके उसको लौटा दे रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण लू का असर अब जनजीवन पर साफ साफ दिखने लगा है। दोपहर होते ही सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिख रहे हैं। बाजारों में सामान्य दिनों के मुकाबले भीड़ कम दिख रही है। लू के असर से दुकानदारों की ग्राहकी पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कई बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले